मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आईटी सेक्टर पर अब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है। उनका मानना है कि ये साल काफ़ी ख़राब रहेगा आईटी स्पेस को लेकर। शुरुआत इस साल में आईटी स्पेस के लिए काफ़ी ख़राब हुई थी और अंत भी वैसा ही रह सकता है। जेपी मॉर्गन ने एनालिसिस की, रिसर्च की और उनके मुताबिक Q1 जो है वो आईटी सेक्टर के लिए उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर रह सकता है। रेवेन्यू पर बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है और ब्रोकरेज का ऐसा मानना है कि यूएसडी एस्टिमेट्स भी Q1 में करीब 50 से 100 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की आशंका नजर आ रही है। हालांकि फॉरेक्स गेन्स की वजह से अर्निंग्स पर मतलब इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा लिमिटेड है। रुपए में जिस तरीके से कमजोरी हमने देखी वो आईटी के लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, टेंशन ही ऐसी बनी है, तो डील साइन होने में काफ़ी देरी हो रही है, रैंप अप काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें नेगेटिव है आईटी सेक्टर के लिए। और ऐसा जेपी मॉर्गन ने कहा कि अगर Q1 काफ़ी कमज़ोर रहता है तो फाइनेंशियल 27 का जो ग्रोथ टारगेट था उसको हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कंपनियों के लिए। हालांकि इसके बावजूद Q2 में रिकवरी की उम्मीद में मैनेजमेंट फाइनेंशियल 27 के गाइडेंस को बरकरार रख सकती हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन का मानना है कि आईटी के लिए ये पूरा साल उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कोई भी एआई की न्यूज़ इस स्पेस पर असर डालेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया सुझाए हैं। लार्ज कैप में टेक महिंद्रा और इन्फोसिस इनके पसंदीदा पिक में शुमार है। वहीं मिड कैप में कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स। इनफैक्ट कोफोर्ज पर तो आज एक बुलिश रिपोर्ट भी अलग से आई है, सीएलएसए की रिपोर्ट। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर लिस्ट में कोफोर्ज को शामिल किया है। यहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है डिलीवरी ग्रोथ को लेकर, और एनकोरा इंटीग्रेशन यहाँ पर भी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है और एआई इंटीग्रेशन का यहाँ पर भी कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो कोफोर्ज मिड कैप स्पेस में सभी का पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है, लेकिन अगर आप पूरे स्पेस की बात करें तो काफी खराब ये साल रहेगा आईटी के लिए। टाइटन को लेकर तो काफ़ी पॉजिटिव है ब्रोकरेजेस, और मैनेजमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही थी। एनालिस्ट मीट में आपने देखा ही होगा, कल टाइटन में शानदार तेजी थी और आज भी देखिए बाई आउट परफॉर्मर तक की कॉल आ गई है। जेफरीज भी होल्ड की कॉल दे रहे हैं, लेकिन इनकी कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। समझ लेते हैं टाइटन पर ब्रोकरेजेस बुलिश क्यों है। तो ज्वेलरी बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 26 और 30 के दौरान 20% के से ग्रोथ कर सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फाइनेंशियल ईयर 30 तक ज्वेलरी सेगमेंट का रेवेन्यू जो है वो 2 गुना होकर 2 गुना बढ़ जाएगा और एबिट भी लगभग 2 गुना की तेजी दिखा सकता है। तो ये जो लक्ष्य रखा है फाइनेंशियल ईयर 30 तक का मैनेजमेंट, ये काफी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं ब्रोकरेजेस। सीएलएसए भी कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो लेड स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है टाइटन की। प्रीमियमाइजेशन बढ़ रही है, ब्रांड इक्विटी मजबूत हो रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो टाइटन के काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। सिर्फ टाइटन ज्वेलरी सेगमेंट ही नहीं देखें आप, इनकी अलग सेगमेंट्स आईवियर, कैरेटलिन जो है इनकी डायमंड ज्वेलरी वाली सेगमेंट, साथ ही बैग्स, यहाँ पर भी अच्छी रिस्पॉन्स मिलती हुई नजर आ रही है। HSBC भी काफ़ी पॉजिटिव है। फाइनेंशियल ईयर 30 एम्बिशन के मुताबिक उनका मानना है कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और एबिट में 19% केगर का लक्ष्य रखा हुआ है, जो कि अच्छा है। तनिष्क, मिया, जोया ब्रांड्स के लिए रेवेन्यू केगर 19% और एबिट केगर 16% रह सकता है। ज्वेलरी बिजनेस तो अच्छा ही कर रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी चीज़ है। तो ब्रोकरेजेस ने एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं, ये पॉजिटिव हो जाता है। फाइनेंशियल 27-28 के लिए HSBC ने एस्टिमेट जो है वो 1 से 2% की बढ़ोतरी की है अर्निंग एस्टिमेट्स की। तो ये चीज़ें हैं। एक कंसर्न जो जेफरीज ने हाईलाइट किया जिसकी वजह से वो होल्ड है, वो ये है कि रेगुलेटरी ओवरहैंग अभी भी सेंटिमेंट पर असर डाल सकते हैं, तो वहाँ पे नजर रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो टाइटन पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है। टाइटन पे ब्रोकरेज रिपोर्ट सर काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है दोनों पर ही। तो शुरुआत कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। नोमरा की रिपोर्ट आ गई है यहाँ पर। बाय की कॉल है। टारगेट प्राइस देखिए 4,580 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। गजब का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखिए आप 3,023 का है। तो मजबूत ग्रोथ आउटलुक बरकरार है, ऐसा कंपनी का मानना है। कैपेसिटी एक्सपेंशन और नए प्रोडक्ट्स का साइकिल आने वाले सालों में ग्रोथ को और सपोर्ट करेगा। और मैनेजमेंट एसयूवी डिमांड को लेकर भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। फाइनेंशियल ईयर 27 में अगर आप देखें मिड टू हाई टीन्स वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट, जो कि अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। पिछले 2 महीनों में सप्लाई में थोड़ी हमें नरमी देखने को मिली, जिसकी वजह से वॉल्यूम थोड़े प्रभावित हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये चीज़ें भी ठीक ठाक हो जाएगी। अच्छा, कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो एसयूवी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 64,500 यूनिट्स पर मंथ है, जो कि सितंबर 2026 में यानी कि इस साल सितंबर में बढ़कर 68,000 यूनिट पर मंथ हो जाएगा और मार्च 2027 तक 82,000 तक की जाने की उम्मीद है। तो
तेजी से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात करें तो यहाँ पर भी मजबूत आंकड़े नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल 27-31 के दौरान नए 10 ICE मॉडल लॉन्च करेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा और नए 6 बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लॉन्च करेगी और इनका नागपुर प्लांट जो है वो भी 2028 से शुरू होने की उम्मीद है। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक काफ़ी मजबूत नज़र आता है। और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी की बात करें तो 5 लाख SUVs और 1 लाख ट्रैक्टर्स की लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो शानदार यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। आपने मारुति सुजुकी का भी जिक्र किया, यहाँ पर भी JP मॉर्गन काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं और ब्रोकरेज ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। 16,415 रुपये शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। काफ़ी अच्छा खासा टारगेट प्राइस है यहाँ पर। उनका मानना है कि GST में कटौती की वजह से जो पहले ग्राहक होते हैं गाड़ियों के वो मारुति सुजुकी की ही गाड़ियों को चूज करेंगे। तो ये इस ट्रेंड का बड़ा बेनिफिशियरी मारुति हो सकता है। और कंपनी का मजबूत ऑर्डर बुक तो है ही, लगातार प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। मार्केट शेयर जो है वो गेन कर रही है मारुति, जो कि पहले लूज कर रही थी। डिमांड के आंकड़े अगर आप देखें तो ये काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। अप्रैल मई 2026 के दौरान मारुति की जो होलसेल वॉल्यूम है वो 38% और रिटेल वॉल्यूम 22% बढ़ी है। रिटेल मार्केट शेयर इनफैक्ट देखिए यहाँ पे 40% की बढ़ोतरी, 40% के आसपास पहुंच गया, जो कि पिछले क्वार्टर से ज्यादा है। और फाइनेंशियल 27 की शुरुआत में मारुति सुजुकी ने निफ्टी ऑटो को थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, तो काफी करेक्ट भी हो गया। तो यहाँ से वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। और JP मॉर्गन ने एक और चीज फ्लैग की, कमोडिटी कॉस्ट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं हैं बाजार की वो ज्यादा नजर आ रही है JP मॉर्गन को। इतनी कोई चिंता की बात नहीं है, वो ऐसा मान के चल रहे हैं। इसलिए सेकंड हाफ में मार्जिन 7.5 और 8.5 तक पहुंच सकता है। JP मॉर्गन काफी बुलिश नजर आ रहा है। तो मारुति और महिंद्रा दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर ब्रोकरेजेस के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए, तो ये हो गई ब्रोकर। भारतीय पर सर रिपोर्ट हमेशा पॉजिटिव ही आती है और लेकिन स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब जो रिपोर्ट आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, खबर ये है कि एयरटेल मनी का IPO आ सकता है। तो इस गहमा गहमी के बीच में भारतीय एयरटेल पर CLSA काफ़ी पॉजिटिव है। आउट परफॉर्मर की कॉल है। टारगेट प्राइस देखिए 2,310 रुपये प्रति शेयर का रखा है कि अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। एयरटेल मनी का IPO सेकेंड हाफ में आ सकता है और CLSA के मुताबिक एयरटेल मनी IPO के जरिए $1.5 से $2 बिलियन जुटा सकता है और इसका जो वैल्यूएशन है वो करीब $10 बिलियन की हो सकती है। एयरटेल मनी का प्रदर्शन अगर आप देखें तो अच्छा रहा है। फाइनेंशियल 26 में 36% साल दर साल ग्रोथ दिखाई है और EBITDA की बात करें तो यहाँ पर भी 31% साल दर साल ग्रोथ रही है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। एयरटेल अफ्रीका के कुल सब्सक्राइबर बेस में एयरटेल मनी की पेनिट्रेशन अभी सिर्फ 29% ही है। तो यानी कि अच्छी गुंजाइश यहाँ पर और उभरती हुई नजर आएगी। बिजनेस में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है एयरटेल मनी का। एयरटेल मनी एयरटेल अफ्रीका के रीजनल बिजनेस का लगभग 20% कंट्रीब्यूशन देता है और एयरटेल अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन भारतीय एयरटेल की कंसोलिडेटेड ऑपरेशंस में करीब 25% है। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि एयरटेल मनी क्या है। तो एयरटेल मनी एक मोबाइल वॉलेट है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके IPO की खबरों के बीच यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई। तो लगातार खबर आ ही रही है सर, लगातार ये कंपनी अग्रसर होकर कामकाज कर रही है, लेकिन अंडर परफॉर्मर की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी देखिए काफ़ी नीचे का रख दिया है मैक्वेरी ने मीशो पर, लेकिन मीशो की स्थिति ठीक ठाक है। ऑर्डर ग्रोथ अच्छी चल रही है और ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी फ्री कैश फ्लो पर फोकस कर रही है और फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो जाएगी। लेकिन जो कंसर्निंग है, डिफ्लेटिंग ऑर्डर वैल्यू प्लेटफॉर्म जो है वो इकोनॉमिक्स पर दबाव डाल रही है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो मौजूदा वैल्यूएशन ये मान के चल रहे हैं कि अगले 5 साल तक कंपनी बहुत तेज़ ग्रोथ कर सकती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोनेटाइज भी कर सकती है। लेकिन डिफ्लेटिंग ऑर्डर वैल्यू एक कंसर्न है। इसका मतलब कि ऑर्डर की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है, इसलिए अंडर परफॉर्म की कॉल, वरना काफ़ी पॉजिटिव है मीशो पे बाकी चीज़ फंडामेंटली। बिल्कुल ठीक।